नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ के सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 2025 की पहली कैबिनेट किसानों को समर्पित। पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए किया गया। डीएपी खाद के लिए 3,850 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर। इनोवेशन और तकनीक के लिए अलग से 800 करोड़ रुपए के फंड का गठन। भाजपा ने कहा, गिरगिट की तरह रंग बदलती है आम आदमी पार्टी। नए साल पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। झूठ बोलने की आदत छोड़ने समेत 5 संकल्प लेने का किया आह्वान। देश भर में नए साल की धूम। सुबह से मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दी नए साल की शुभकामनाएं। देश में आज से शुरू हो रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का पहला चरण। छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक ही मंच पर मिलेंगे हजारों शोध और लेख। नए साल पर कड़ाके की ठंड से ठिठुरेगा उत्तर भारत। आने वाले 2 दिनों में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का अनुमान। मैदानी इलाकों में और गिरेगा पारा। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नववर्ष के पहले दिन केंद्र सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि क्षेत्र को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपए की राशि के साथ नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसका मकसद कृषि क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावों की गणना और निपटान में वृद्धि लाना है। आज सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, a scheme which has really made a big difference in farmers' lives, उसका एनहांसमेंट, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये प्रीमियम के लिहाज से यह देश की तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना है। उन्होंने बताया कि इस योजना का करीब 57% फायदा ओबीसी, एससी, एसटी व छोटे किसानों को मिलता है। नंबर ऑफ पॉलिसीज की टर्म्स में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। अगर हम इसको प्रीमियम के पैरामीटर पे देखें तो दिस इज द 3rd लार्जेस्ट बीमा योजना, 3rd लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। प्रीमियम प्री डिफाइंड है, जिससे कि कोई डिस्प्यूट नहीं हो, और रिमोट सेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत इसमें यूज है। इस स्कीम का 57% बेनिफिट मिलता है ओबीसी, एससी और एसटी को, फार्मर्स को और छोटे फार्मर्स को। टोटल लास्ट 8 इयर्स में अगर हम देखें तो 1,70,000 करोड़ रुपीस के क्लेम्स किसानों को दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही कैबिनेट ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है।
इसके तहत किसानों को 50 किलोग्राम डीएपी फर्टिलाइजर का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3000 रुपीज पर बैग। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं, जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं, वो लोग भी जान ले कि 1350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट भी राज्य सरकारें, और मैं राज्य सरकारों को निवेदन भी करूंगा कि वो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन ले। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने 10 साल पहले सरकार में आने से पहले 10 बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्होंने उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। केजरीवाल जी के दावे, एक बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, पांचवा पर्यावरण प्रदूषण, छठा गंदगी के ढेर, सातवां महिला सुरक्षा, आठवां कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज, और नवां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान, और 10वां यमुना की सफाई। ये तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। नववर्ष के अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक लेटर पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने केजरीवाल से नववर्ष पर 5 संकल्प लेने का आग्रह किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, केजरीवाल जी, आप कभी भी अपने बच्चों की झूठी कस्में नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे कर उनके साथ खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक बार फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर बताया है कि एक मंदिर के पुजारी ने केजरीवाल की चुनावी घोषणाओं का सच उजागर किया है। बहुत सारी घोषणाओं के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली में खजाना ही खजाना उड़ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को यही आग्रह करना चाहता हूँ, पहले यमुना जी को सफाई करें। आज हम जब यमुना के ऊपर जाते हैं, गाड़ी बंद तो स्मेल कितना आ रहा है कि वहाँ से पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और 2 व्हीलर से जाते तो सांस लेना ऐसा लगता है जैसे कि कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन कौन सा गैस यहाँ पर चल रहा है, मीथेन गैस तो नहीं आ गया, तो सांस लेना बिल्कुल ऐसा लगता निकल जाएगा। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, घोषणाएं तो बहुत आप कर देंगे, लेकिन पहले जो आप यह आज से 5 साल पहले कर मैं यमुना को बिल्कुल स्वर्ग बना दूंगा, आप उसका जलपान कर सकते हैं, कितना स्मेल आ रहा, आपने बोले तो मैं संन्यास ले लूंगा। अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, वो समय आ गया, हमें 18,000 निकलने चाहिए भैया।
आपने 17 महीना से आपके जो आका हैं, हमारे मुसलमान आपके जो हैं, एक कोड जो बना के रखे थे। आज जब हिंदू एक हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमें हिंदुओं की जरूरत, ब्राह्मणों की जरूरत, ग्रंथियों की जरूरत पड़ रही है। हमें ऐसे नहीं चाहिए भैया। नए साल के उपलक्ष्य में जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार बीते साल 2024 की अगर बात करें तो 94.83 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, जो एक दशक में दूसरी बड़ी संख्या है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि माता रानी श्राइन बोर्ड पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि बोर्ड 2025 में तीर्थयात्रियों की सेवाओं के उच्च मानकों के लिए प्रयास जारी रखने का संकल्प श्राइन बोर्ड ने लिया है। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में नजर आए, जो उनकी गहरी आस्था और अटूट भक्ति को दर्शाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे बेहद खुशनसीब हैं कि उनको साल के पहले दिन माता वैष्णो के दर्शन करने को मिल रहे हैं। माता को मनाऊंगी, माता रानी सबको सुखी रखे, सब अच्छे से रहे, सब आगे बढ़े, जो मनोकामना हो सबकी पूर्ण हो। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम साल में 6 से 7 बार आते हैं। मैं अपनी कहता हूँ, मैं परिवार के साथ भी आता हूँ, लेकिन इस बार माता रानी की ऐसी कृपा हुई, हमारा खड़े खड़े प्रोग्राम बना और टिकट का इंतजाम भी माता रानी ने ऐसा करा, और आज हम देख लो कितना सुंदर दिन है और हम माँ के भवन में खड़े हैं। सबसे बड़ी कृपा माता रानी की यही रही कि आज हड़ताल खुली, जो हमारे बड़े हैं उन लोगों को पालकी में जाने का साधन मिला। इतनी दिक्कतें हो रही थी लोगों को, आज कटरा खुला है। सबसे बड़ी माता रानी की कृपा साल के पहले दिन तो यही रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव वर्ष के पहले दिन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की। बैठक के दौरान सीएम योगी ने सभी विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने को कहा। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर अनिवार्य रूप से साइनेज लगाए जाने का निर्देश दिया और बार बार चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का भी निर्देश दिया। साथ ही परिवहन निगम के बसों के ड्राइवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और रोड सेफ्टी पार्क बनाने को कहा गया है। सीएम योगी ने कहा कि हर जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हर हाल में 5 जनवरी तक संपन्न कर ली जाए। 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूलों कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया कि महाकुंभ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पीआरडी व होमगार्डों की संख्या बढ़ाई जाए। सीएम योगी ने महाकुंभ में ट्रैफिक पुलिस की संख्या को बढ़ाने की जरूरत पर भी बल दिया। देश भर में नए साल का स्वागत पूरे हर्षोल्लास के साथ किया गया। नए साल का स्वागत करने के लिए राजधानी दिल्ली में पुलिस ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इसी क्रम में दिल्ली के स्पेशल ट्रैफिक कमिश्नर अजय चौधरी ने बताया कि कई वर्षों के बाद इस वर्ष किसी भी प्रकार की कोई सड़क दुर्घटना नहीं रिपोर्ट हुई है। इससे पता चलता है कि लोगों में जागरूकता आई है, जो एक सुखद खबर है। कई वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को कोई भी फैटल एक्सीडेंट पूरी दिल्ली में कहीं भी रिपोर्ट नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी और एक अच्छी खबर सभी लोगों के लिए है। पुलिस का इंतजाम बहुत सख्त था। तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग करके चेकिंग की जा रही थी। ड्रंकन ड्राइविंग के लिए एल्कोमीटर्स के साथ टीम्स मौजूद थीं और चालान हुए हैं, लेकिन बहुत ड्रास्टिक कमी आई है। इसका मतलब ये है कि लोग एडवाइजरी जो पुलिस की थी और जो मीडिया के माध्यम से भी इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया गया था कि पुलिस इस बार बहुत सख्ती से अपने निर्देशों का पालन कराएगी और जिम्मेदारी की भावना भी लोगों में बढ़ी है। तो उसी की एक सुखद परिणाम हम लोगों के सामने आया है कि कोई फैटल एक्सीडेंट्स नहीं हुआ है और वॉयलेशंस में भी भारी कमी देखने में आई है। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने करारा पलटवार किया है। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक्स पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि मणिपुर हिंसा के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान किए गए गलत फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति कांग्रेस के पापों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में बार बार बर्मी शरणार्थियों को बसाना और राज्य में म्यांमार स्थित उग्रवादियों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते पर हस्ताक्षर तब किए गए जब पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे।
उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 1992 से 1997 के दौरान मणिपुर में नागा और कुकी समुदाय के बीच बड़े पैमाने पर संघर्ष हुआ था, जिसमें लगभग 1300 लोगों की जान गई थी। लेकिन तब किसी प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर का दौरा कर माफ़ी नहीं मांगी थी। एन बीरेन सिंह ने पूछा कि कुकी पॉइंट संघर्ष के दौरान, जिसमें करीब 350 लोग मारे गए थे, तब आई.के. कुशाल प्रधानमंत्री थे। क्या उन्होंने मणिपुर का दौरा किया था और लोगों से माफ़ी मांगी थी? उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस मणिपुर में मूल मुद्दों को हल करने के लिए प्रयास करने के बजाय हमेशा इस पर राजनीति ही करती है। मुख्यमंत्री ने कल राज्य के सभी समुदायों से अपील करते हुए कहा था कि वे अतीत की गलतियों को माफ़ करें और एक शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर की दिशा में कदम बढ़ाएं। एनआईए ने साल 2024 में रिकॉर्ड 100% दोष सिद्धि दर सुनिश्चित की। इसका मतलब एनआईए ने जितने आतंकवादियों या अपराधियों को पकड़ा, उन सभी को अदालत से सजा मिली। कई हाई प्रोफाइल मामलों की सफल जांच और वामपंथी उग्रवाद से निपटने के मामले में संघीय जांच एजेंसी ने बीते साल कई मुकाम हासिल किए। आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी ने बयान जारी कर बताया कि 2024 में एनआईए ने 25 मामलों में 68 आरोपियों को दोषी ठहराया जाना सुनिश्चित किया और 408 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए। एनआईए की ओर से दर्ज 80 मामलों में 210 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें आईएसआईएस से जुड़े 11 आतंकी, जम्मू कश्मीर के 5 आतंकी और 24 अन्य आतंकियों की गिरफ्तारी भी शामिल है। इसके अलावा 27 फरार अपराधियों को पकड़ा गया और 19.57 करोड़ रुपए की कुल 137 संपत्तियां कुर्क की गईं। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के द्वारा माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लगातार व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके प्रभाव में लगातार शीर्ष माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। इसी कड़ी में 3 लाख का इनामी माओवादी डिप्टी कमांडर हुर्रा सोडी ने आत्मसमर्पण की इच्छा जाहिर करते हुए लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया। लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 209 इनामी सहित कुल 889 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं असम सरकार ने एनआरसी आवेदकों को राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है। असम के 9 लाख से अधिक एनआरसी आवेदकों को 2025 में आधार कार्ड प्राप्त हो जाएंगे। राज्य के 9 लाख लोगों ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर द्वारा बायोमेट्रिक डेटा प्रदान कराया है। सभी को नए साल में आधार मिल जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की। आवेदकों को आधार कार्ड उपलब्ध कराने का उद्देश्य सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। साथ ही राज्य में एनआरसी आवेदकों के लिए पहचान सत्यापन पर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करना भी है। तंबाकू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तंबाकू बोर्ड ने कई कदम उठाए हैं। इनमें घरेलू और निर्यात दोनों मांगों को पूरा करने के लिए फसल के योजना और उत्पादन के रेगुलेशन को शामिल किया गया है। बोर्ड ने तंबाकू आयातक देशों के मानकों को पूरा करने के लिए किसानों को सहायता प्रदान की है। बोर्ड की प्राथमिक भूमिका सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना, तंबाकू किसानों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। तंबाकू बोर्ड ने एफसीवी तंबाकू के लिए एक आईटी सक्षम इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली लागू की है। इसके अलावा भारत के तंबाकू निर्यात को बनाए रखने और उसमें सुधार करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियां चलाई जा रही हैं। तंबाकू किसानों के लिए कल्याणकारी उपाय भी शामिल किए गए हैं। ज़रूरत के समय में आसान अनुदान और ऋण के रूप में वित्तीय राहत प्रदान की जा सकती है। चीन के बाद भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2023 और 24 के दौरान भारत ने 12,000 करोड़ रुपए का तंबाकू निर्यात किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक ही मंच पर हजारों शोध लेख और जर्नल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। 1 जनवरी यानी आज से योजना के पहले चरण की शुरुआत होने जा रही है। क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
एक ऐतिहासिक निर्णय में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक शोध को सबके लिए सुलभ बनाना है। 6,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये योजना अगले 3 साल यानी 2025 से 2027 के दौरान लागू की जाएगी। 1 जनवरी से योजना के पहले चरण की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत 6,300 से अधिक सरकारी, शैक्षणिक और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों के लिए 13,000 से अधिक जर्नल उपलब्ध कराए जाएंगे। ये योजना 1 करोड़ 80 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मुफ्त में हजारों जर्नल्स और उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करेगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्र भी इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इस योजना से देश में अंतर विषयक शोध को भी बढ़ावा मिलेगा, जो विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों और शोधकर्ताओं को फायदा पहुंचाएगा। We are expanding this access to our state public universities and other universities who do not have any budget to subscribe to these journals. So it is available to all the readers, particularly state public universities who earlier did not have funds, or affiliated colleges who did not have funds to subscribe to this. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना में 30 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इनमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, मेडिसिन, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों से जुड़े प्रकाशक शामिल हैं। हर प्रकाशक द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के पूर्ण संग्रह तक छात्रों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना भारत के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में पिछले 1 दशक के दौरान की गई पहलों को और विस्तार देगी। ये योजना शोध और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार द्वारा शुरू की गई अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पहल की पूरक होगी, जो देश भर के सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शोध संस्थानों में शोध और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगी। सरकारी संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं में ईज ऑफ डूइंग रिसर्च को बढ़ावा देकर ये योजना भारत को ग्लोबल रिसर्च इकोसिस्टम के तौर पर स्थापित करेगी। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।